हाय पेरेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माध्यमिक पाठशाला पर। तो हम लोग आ चुके हैं अपना क्लास 11 का फिजिक्स का वीडियो लेकर, जहां से हम लोग अपनी फिजिक्स की जो 2 साल की जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का जो पहला यूनिट है आपका, उसमें जो पहला चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट या फिर फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है जो आपका फिजिक्स का जितना भी सिलेबस है, ठीक है, जितना भी चैप्टर है उन सब में काम आएगा। तो मतलब समझ लीजिए एक ऐसा चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका यूज हर एक चैप्टर में होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूनिट्स पढ़ेंगे, उनका डायमेंशन पढ़ेंगे और उसका क्या यूज है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट होता है, कैसे निकाला जाता है यूनिट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग को पहले फिजिक्स जो है, ठीक है, फिजिक्स भौतिकी ये सब्जेक्ट है आप जानते हैं, लेकिन इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। ठीक है, हर चीज़ की ज़रूरत है। ऑक्सीजन की ज़रूरत है हम लोग को सांस लेने के लिए, ठीक है, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसी प्रकार ये जो फिजिक्स एक सब्जेक्ट बनाया गया जिसको हम लोग को पढ़ाया जाता है, इसकी ज़रूरत है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। क्योंकि जब तक उसकी ज़रूरत को समझेंगे उसको हम लोग वैल्यू देंगे नहीं, उतना इज्जत देंगे नहीं। ठीक है, आपको पानी की हम लोग इतना कद्र करते हैं अभी, क्योंकि हमको पता है पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो जब तक किसी चीज़ की ज़रूरत को आप नहीं समझते हैं तब तक आप उसका कद्र नहीं करते। तो पहले सबसे पहले इसकी ज़रूरत को समझा दें कि आप लोग के दिल में फिजिक्स के लिए प्यार आ जाए। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, देखिए ये जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, इसमें हर समय हर पल कोई ना कोई फिजिकल फिनोमिना होते रहता है। प्राकृतिक घटनाएं कुछ अपने आप होती रहती है। जैसे आप मान लीजिए एक लोहा का टुकड़ा है, उसको धूप में रख दीजिएगा तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और एक बर्फ़ है, बर्फ़ को धूप में रख दीजिएगा वो धीरे धीरे पिघल के क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। अब ये लोहा जो है, लोहा आपका गर्म क्यों हुआ, ये पानी क्यों बना, इसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, इस रीज़न को बताने का जो काम करता है वो क्या करता है आपका फिजिक्स। ऐसी बहुत सारी नेचुरल फिनोमिना, अपने आप घटित होने वाली घटनाएं हैं जो इस संसार में हर पल घटित होती रहती है। उसके पीछे कौन सा नियम है, कौन सा लॉ काम करता है, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का जो काम करता है वो कौन करता है, आपका फिजिक्स करता है। तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रीजन बताता हर नेचुरल फिनोमिना, प्राकृतिक घटना जो अपने आप घटित होती है, उसके पीछे क्या रीजन है, कौन से लॉ उसके पीछे काम करते हैं, इस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला जो सब्जेक्ट है वो क्या है, फिजिक्स। और मैथ जो होता है वो क्या करता है, इस एक्सप्लेनेशन में फिजिक्स का हेल्प करता है। तो मैथ और फिजिक्स दोनों क्या है, भाई भाई है, जय और वीरू है, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करता है। तो ये आपका मैथ और फिजिक्स का रिलेशन भी बता दिया आपको, दोनों क्या है, जय और वीरू। ठीक है, और हम लोग गब्बर ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया होगा फिजिक्स है क्या, फिजिक्स की ज़रूरत क्या है। चलिए अब अपना पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये हम लोग को पढ़ना है। तो यूनिट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। 11 में आप स्टार्टिंग में है तो पहले ही आपको समझा दें, फिजिक्स पढ़ने का एक ही तरीका है कि आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर कुछ है। जैसे होता है ना, फिल्म में होता है, इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजरी है, सब कुछ है। फिजिक्स में सब कुछ है। फिजिक्स में फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, सब कुछ है। ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें सब कुछ रहता है। तो इसमें सिर्फ आपको फिजिक्स नहीं लगाना पड़ता, फिजिक्स के साथ आपको मैथ भी लगाना पड़ेगा, आपको केमिस्ट्री भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो हर चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। फिजिक्स इसीलिए थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों को थोड़ा उठ पटांग, मतलब अच्छा तो लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग जाता है कुछ कुछ बच्चों को। ठीक है, तो एक ही इसके पीछे का एक ही कॉन्सेप्ट है क्या, अगर फिजिक्स को आपको समझना है, अच्छे से समझना है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जो भी डेरिवेशन हो रहा है, जो भी फॉर्मूला प्रूफ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये चीज़ को स्टार्टिंग से ही आपको समझना पड़ेगा। अभी आप लोग क्लास 11 स्टार्ट किए हैं तो अभी से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे, किसी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कैसे वो डराइव हो रहा है, ये नहीं कि फॉर्मूला रट के सवाल बन जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो आप उस फॉर्मूला के डेप्थ तक जाइएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तब आपका जब
जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो उसके बाद आपका जो फिजिक्स का सवाल है वो हलवा बनेगा। और आपको हम गारंटी देते हैं, जब आपको हम पढ़ाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, जब आपको हम प्रैक्टिस करने के लिए देंगे तो उस समय आपका जो सवाल होगा वो बहुत ईजिली बन जाएगा। ठीक है, और एक बता दें, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा बता दें कि हम जो है बेसिक से लेकर आपको हाई लेवल तक का लेके जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक से जिन बच्चों का थोड़ा बेसिक में कमजोरी है, ठीक है, वो भी यहाँ पे जुड़े रहिए, हम लोग के साथ जुड़े रहिए, और हम बेसिक से उठा के आपको धीरे 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 करके आपको जो सवाल आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी आप कर रहे हैं उस एग्ज़ाम तक आपको पहुँचाएंगे। ठीक है, तो बेसिक से पढ़ाएंगे तो आप लोग को चिंता लेने का, चिंता घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने का, चिंता क्या लेता है, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिजिक्स का सवाल आपसे हिल जाएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, अब देखिए पहला क्या है, क्वांटिटी। ठीक है, अब ये क्वांटिटी पहले समझना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी समझ में आएगा। क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, जैसे हम बोले ये बोतल, ये एक बोतल है, अगर मेरे को स्कूल ले जाना है तो हम ये वाला बोतल ले जाएंगे या ये वाला बोतल ले जाएंगे, बताइए कौन वाला बोतल ले जाएं? कुंभकर्ण होगा तो ये वाला बोतल ले जाएगा, नॉर्मल आदमी होगा तो कौन सा बोतल ले जाएगा, ये वाला। लेकिन आप कैसे बोल दिए कि यही वाला ले जाना चाहिए? क्यों? क्योंकि आप बोलते भैया इसमें पानी कम अटेगा। ठीक है, इसमें पानी क्या होगा, कम, आपके लायक जितना पानी होगा इसमें अट जाएगा और इसको आप इजीली ले जाइएगा। ठीक है, तो आप यहाँ इस बोतल और उस बोतल में कंपैरिजन किए। ठीक है, कैसे आप बोल दिए कि इस बोतल में पानी कम है, बोले भैया छोटा है। छोटा है तो एक्चुअली में क्या है, आप बोलिएगा भैया इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, और उसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। इसमें 1 लीटर पानी अट सकता है और उसमें 25 लीटर या 20 लीटर पानी अट सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये बोतल और वो बोतल, ये एक ऑब्जेक्ट है और जो बड़ा वाला बोतल था वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है। इन दोनों को जैसे ही आपको हम दिखाए तो आप कंपैरिजन किए कि भैया वो तो बहुत बड़ा है और ये छोटा है। बड़ा बोलने का मतलब क्या है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, आयतन ज़्यादा है, और इसका आयतन क्या है, कम है। और आपको अगर ले जाना है, आपको पानी पीने के लिए खुद के लिए ले जाना है तो इतना वॉल्यूम, इतना आयतन में पानी ले जाइएगा तो वो आपके लिए क्या होगा, इनफ होगा। ठीक है, अब आपको हम समझाते हैं चीज़। इंडिया में जानते हो तुम लोग, ठीक है, हम लोग इंडियन है, हम लोग हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, दुनिया में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट तुम उठा लो, उन दोनों में कंपैरिजन करना स्टार्ट करो। कंपैरिजन मतलब तुलना करना स्टार्ट करो। ठीक है, जिस बेसिस पर, जिस आधार पे उन दोनों चीज़ों में तुम तुलना करोगे, वो जो आधार है तुम्हारा, वो जो बेस है तुम्हारा, वो कहलाता है क्वांटिटी। क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। ठीक है, आधार। ठीक है, जैसे हम बोले इन दोनों में हम तुलना किए, किस बेस पे किए, तो इसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है, और इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो आप इन दोनों में तुलना किए, ठीक है, और इसमें बोलिएगा इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या कहलाएगा, बोलिए ये बोतल क्वांटिटी कहलाएगा, या जिस बेस पे, जिस आधार पे इन दोनों में तुलना किए, किस आधार पे तुलना किए, वॉल्यूम के आधार पे, आयतन के आधार पे। तो आयतन इस समय क्या कहलाएगा, आपका क्वांटिटी कहलाएगा। समझ में आया ना? तो कोई भी 2 ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिस बेसिस पे हम उन दोनों में तुलना करते हैं, जिन क्वालिटीज़ के बेसिस पे, क्वालिटीज़ मतलब उनका जो गुण है, जिन गुण के आधार पर उन दोनों में तुलना करते हैं, ठीक है, कंपैरिजन करते हैं, वो जो गुण है, वो जो बेस है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। समझ में आया? तो यहाँ देखिए, द क्वालिटी विच, अच्छा क्वालिटी या क्वांटिटी में कन्फ्यूजन नहीं है ना। क्वालिटी मतलब होता है गुण, गुण यानी विशेषता। ठीक है भैया, विशेषता ये कहाँ से आ गया? अरे भाई, इस बोतल की विशेषता क्या है, किसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा। इस बोतल का गुण क्या है, किसका वॉल्यूम क्या है, ज़्यादा है। और इस बोतल का गुण या विशेषता क्या है, किसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो किस गुण के आधार पर इन दोनों में तुलना की आप, किसका गुण है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है और इसका गुण है कि इसका वॉल्यूम क्या है, कम है। तो वो जो गुण है, वो जो बेसिस है, वही आपका क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम हैं और एक आदमी है जिसको बुखार लगा हुआ है, ठीक है, और मेरे और इसमें आप कंपैरिजन किए, तो इसको बुखार लगा है तो इसका बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा, मेरा क्या होगा, कम होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है और मेरा टेम्परेचर कम है? ये भी तो एक टाइप का कंपैरिजन ही हुआ ना। 2 ऑब्जेक्ट है और दोनों में हम कंपैरिजन किए, तुलना किए। बताइए यहाँ पे किस बेस पे, किस आधार पे हम दोनों में तुलना किए? तो यहाँ पे तो टेम्परेचर के आधार पे किए, किसका टेम्परेचर ज़्यादा है,
इसका टेम्परेचर क्या है, कम है। तो टेम्परेचर भी जो बेस पे आप तुलना करते हैं, जिस आधार पर आप तुलना करते हैं, जिस चीज़ को लेकर आप तुलना करते हैं दो चीज़ों में, वो आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या कहलाएगा, आपका क्वांटिटी कहलाएगा। समझ में आया? हम क्वांटिटी नहीं कहलाएंगे, हम मेरे अंदर का वह गुण जिसके बेसिस पे आप हम दोनों में कंपैरिजन करें ना, वो गुण आपका क्या कहलाएगा, आपका क्वांटिटी कहलाएगा। और उस गुण को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्वालिटीज कहते हैं। ठीक है, क्वालिटीज मतलब एक से ज़्यादा गुण और क्वालिटी मतलब एक गुण। ठीक है, मान लीजिए मैं हूँ और एक पतला दुबला आपके कोई दोस्त है। ठीक है, अब हम मेरे में और उसमें तुलना कीजिएगा, राजन भैया मान लीजिए। ठीक है, तो मैथ पढ़ाते हैं आपको, वो वाले भैया है, तो हम दोनों में तुलना कीजिएगा तो बोलिएगा रोहित भैया का वजन थोड़ा ज़्यादा, राजन भैया का वजन क्या है, थोड़ा कम है। तो क्या मेरे में और राजन भैया आप तुलना कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। किस बेसिस पे तुलना किए? वेट के बेसिस पे, मास के बेसिस पे, वजन के बेसिस पे आप तुलना किए कि आपका वजन ज़्यादा, उनका वजन क्या है, कम है। तो हम एक ऑब्जेक्ट हुए, राजन भैया एक ऑब्जेक्ट हुए, और हम दोनों में आप तुलना किए किस बेसिस पे, मास के बेसिस पे, वजन के बेसिस पे। तो ये जो वजन है आपका, जो मास है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, क्वांटिटी। तो किसी भी दो ऑब्जेक्ट पे जिस बेसिस पे आप तुलना करते हैं, वो जो बेस हुआ, वो जो आधार हुआ, वो आपका क्या कहलाता है, क्वांटिटी कहलाता है। मान लीजिए दो बाइक जा रहा है। ठीक है, एक बहुत स्पीड में जा रहा है और एक स्लो जा रहा है। तो अब अरे ये तो बहुत स्पीड में चलाता है और ये स्लो में चलाता है। तो आप दोनों बाइकर जो है उसमें आप कंपैरिजन किए। हाँ, कंपैरिजन तो किए किस बेसिस पे किए, स्पीड के आधार पे कि इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड क्या है, कम। तो जो स्पीड हुआ वो भी आपका क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। तो इस दुनिया में किसी भी दो ऑब्जेक्ट को उठा लीजिए, जिस बेसिस पे भी आप इन दोनों में तुलना कीजिएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, क्वांटिटी कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। मान लीजिए आप गए मार्केट, मार्केट में आपको बैठने वाला क्या लेना है, आपको कारपेट लेना है, जो जिस पे बैठा जाता है ना, कारपेट, वो लेना है। ठीक है, आपके घर में 10 फैमिली है, आपको दुकानदार 2 कारपेट दिखाया, एक ये कारपेट दिखाया और एक कारपेट दिखाया। 1 नंबर कारपेट 2 नंबर कारपेट। बोलिए आप कौन सा कारपेट लीजिएगा? आप बोलिएगा आपको एक बड़ा कारपेट चाहिए। ठीक है, तो आप ये वाला कारपेट लीजिएगा, ये वाला कारपेट। तो आप बोलिएगा ये कारपेट, क्योंकि मेरे घर में 10 फैमिली है, बहुत ज़्यादा लोग बैठने के लिए, तो मेरे को ये कारपेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कारपेट और ये वाला कारपेट में आप तुलना किए, कंपैरिजन किए। हाँ किए, आपको पता नहीं चला लेकिन आप कंपैरिजन किए। आप क्या देखें कि इसका जो सरफेस एरिया है, ये वाला, ये एरिया, ये क्या है, ज़्यादा, और इसका क्या है, कम है। तो ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों पे आप तुलना किए, कंपैरिजन किए। किस बेसिस पे कंपैरिजन किया, कौन से गुण के आधार पर इन दोनों में तुलना किए थे? इसका गुण है कि इसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है। तो ये जो एरिया हुआ, इस पर भी क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे, इसके आधार पे भी हम क्या कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो जो एरिया हुआ, जो इन दोनों, इसके पास भी एरिया है और इसके पास भी एरिया है, और इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया क्या है, कम है। तो एरिया के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी बोलते हैं ना कि आज का टेम्परेचर ज़्यादा है, कल का टेम्परेचर कम था, तो आज और कल में हम तुलना कर दिए किस बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे। ठीक है, तो या फिर वॉल्यूम के बेसिस पे, जैसे डिब्बा में। ठीक है, करंट बोलते हैं ना, कभी कभी वोल्टेज कम आता है तो बोलते हैं वोल्टेज कम है तो करंट क्या है, कम है, इसीलिए लाइट क्या है, आपका जो कम लाइट दे रहा है। ठीक है, जो बल्ब है आपका कम लाइट दे रहा है। और कभी कभी लाइट ज़्यादा ग्लो करता है तो बोलते हैं क्या, अभी लगता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। वोल्टेज वही आपका बोलते, कभी बोलते हैं यूज की होंगी ये सब, आज वोल्टेज ज़्यादा है, आज वोल्टेज कम है। ठीक है, तो आप वोल्टेज के बेसिस पे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि आज वोल्टेज ज़्यादा है, कम है। तो ये तो कंपैरिजन हुआ ना, तुलना ही तो हुआ आज और कल में, स्पीड के आधार पे, टेम्परेचर के आधार पे, मास के आधार पे, अच्छा क्यूटनेस के आधार पे। मान लीजिए 2 बच्चा है, एक बच्चा है और एक बच्चा है, बेचारा का नाक मुँह ठीक नहीं है। ठीक है, दांत ऐसे टूटा हुआ है, ऐसा बच्चा है। ठीक है, और ये एक प्यारा सा गोलू मोलू है। क्या इन दोनों में आप तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं?
सकते हैं, हाँ कंपैरिजन कर सकते हैं। आप बोलिएगा ये ज़्यादा क्यूट है और ये कम क्यूट है, ऐसे बोल सकते हैं। और तो बहुत सारा बच्चा होता है ना जिसका नाक से मतलब गंदा उंदा रहता है, थोड़ा तो गंदा है, और गोला मोड़ा बच्चा, एसी में रहने वाला बच्चा, क्यूट बच्चा, और ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। तो दो बच्चा में आप क्या कीजिए, कंपैरिजन किए। किस बेसिस पे कंपैरिजन किए? उनके सुंदरता के आधार पे, उनके क्यूटनेस के आधार पे। क्यूटनेस उनकी जो विशेषता है, उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है, उनकी क्यूटनेस। ठीक है, तो क्यूटनेस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ों में तुलना कर सकते हैं। तो जिस आधार पे भी हम तुलना करते हैं वो आपका क्या कहलाएगा, क्यूटनेस कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए अब देखिए एंगर क्या एंगर क्वांटिटी कहला सकता है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि मेरी जो मम्मी है ना वो कम गुस्सा करते हैं, लेकिन मेरे पापा है जो ज़्यादा गुस्सा करते हैं। एंगर मतलब गुस्सा। तो आप यहाँ मम्मी और पापा में कंपैरिजन किए क्या? हाँ किए। किस बेसिस पे कंपैरिजन किए? एंगर के बेसिस पे, कि कौन ज़्यादा गुस्सा करता है, मम्मी ज़्यादा गुस्सा करती है या पापा ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तो ये भी तो एक टाइप का कंपैरिजन हुआ ना, मम्मी और पापा में। लेकिन यहाँ पे जो आधार है कंपैरिजन का वो क्या है, गुस्सा। तो एंगर भी आपका क्या कहलाएगा उस समय, क्वांटिटी कहलाएगा। अच्छा, लव प्यार मोहब्बत, ठीक है, ये क्या क्वांटिटी कहला सकता है? हाँ कहला सकता है। प्यार में तो तुलना होता ही है, ठीक है, वो हमसे ज़्यादा प्यार करता है, वो हमसे कम प्यार करता है। तो दो लोगों में आप कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, और फिर आप क्या करते हैं, दोनों के प्यार को तुलना करते हैं, ये ज़्यादा करता है, ये कम करता है। ठीक है, तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट में क्या तुलना किया गया है? हाँ किया गया। किस बेसिस पे? लव के बेसिस पे। तो लव आपका क्या कहलाएगा उस समय, क्वांटिटी कहलाएगा। क्वांटिटी आया हो, समझ में आ गया हो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट में जिस बेसिस पे, जिस आधार पे हम तुलना करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, आपका क्वांटिटी कहलाता है। देखिए पहले स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे करके समझना ही पड़ेगा चीज़ें, उसके बाद तो लेवल का जाएंगे। अच्छा बोलिए, ये जितनी भी और बहुत सारी क्वांटिटी होती है, जितनी भी प्रकार की क्वांटिटी है, इसमें किसको किसको हम माप सकते हैं? तो एरिया को तो मेज़र कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। वॉल्यूम को भी मेज़र कर सकते हैं। करंट आप 10 क्लास में मेज़र करना सीखे होंगे, I=Q/T। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको भी आप लोग मेज़र करना जानते हैं। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको भी आप लोग मेज़र कर सकते हैं कि इतना स्पीड है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या है, स्पीड है। तो इतना स्पीड है, इतना स्पीड है, आप इसको बता सकते हैं। टेम्परेचर, आज 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, ये तो टेम्परेचर को मेज़र करना ही हुआ ना। क्यूट ने, अच्छा कोई क्यूट है, कितना क्यूट है, ये कभी बता सकते हैं क्या? किसको क्या क्यूटनेस को मापने का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं है। लेकिन टेम्परेचर को मापने का है, हाँ, इसको मापने का है, इसको मापने का है, इसको मापने का है, सबको मापा जा सकता है और सबको नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है कि मेरा वजन ज़्यादा है, इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है, तो इसका वजन कितना है, 50 kg, इसका वजन कितना है, 40 kg। तो आप जिस बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं उस बेसिस को आप काउंट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि ये चीज़ इतना है, ये चीज़ इतना है। आप टेम्परेचर के बेसिस पे कंपैरिजन करें तो बोल सकते हैं इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका 99 डिग्री सेल्सियस है, कंपैरिजन कर दिए, ठीक है। इसका ज़्यादा है क्योंकि इसका 100 है, इसका क्या है 99 है। तो आप जिस बेसिस पे आप कंपैरिजन करते हैं वो आपका क्वांटिटी कहलाता है। और ये सारी क्वांटिटी में को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। किस में? एक ऐसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, और एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। बोल सकते हैं ये ज़्यादा क्यूट बच्चा है, ये कम क्यूट बच्चा है, लेकिन भाई जैसे ये ज़्यादा, इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है, तो आप बोल सकते हैं इसका वजन 90 है और इसका वजन 80 है, ठीक है। लेकिन ये ज़्यादा क्यूट है, ये कम क्यूट है, तो क्यूट कितना है बता सकते हैं? 2 kg क्यूट है, 3 kg क्यूट है, नहीं बता सकते। तो ये सारी ऐसी क्वांटिटी है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। ये हमसे प्यार करता है लेकिन कितना करता है नहीं पता। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तो आप बता सकते हैं कि इसका टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये हमसे प्यार करता है, ठीक है। इसका तो बताओ कितना प्यार करता है, तो नहीं बता पाइएगा उस समय। तो कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जो सिर्फ कंपैरिजन करने के काम में ही आती है, उसको कभी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको नंबर में हम कभी बता ही नहीं पाते। तो इस बेसिस पे जितनी भी प्रकार की क्वांटिटी होती है उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम? 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, 2 प्रकार की क्वांटिटीज होती है। पहला है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा क्या है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? वो सारी क्वांटिटी समझ में आया ना, जिसके बेसिस से हम तुलना करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, वो सारी क्वांटिटी, ठीक है, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम माप नहीं सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग का नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कोई काम नहीं है, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का जैसे काम नहीं, उसी प्रकार प्यार मोहब्बत का कोई काम नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। आराम से 11 को पढ़िएगा, अपना 11 12 इन सब चक्कर में मत फंसिएगा, समझ रहे हैं? तो
समझ में आ गया। जितनी प्रकार की क्वांटिटी हो दो प्रकार की होती है, एक जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको मेज़र कर सकते हैं उसको फिजिकल, और जिसको मेज़र नहीं कर सकते उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी, ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आ गया होगा। वो सारी क्वांटिटी जैसे मास हुआ, टाइम हुआ, टाइम को तो मेजर कर ही सकते हैं, माप सकते हैं, ठीक है। तो मास हुआ, टाइम हुआ, टाइम के आधार पे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो बोले फिजिक्स का क्लास 2 घंटा होता है, मैथ का क्लास 3 घंटा होता है, ये भी तो एक टाइप का कंपैरिजन हुआ मैथ और फिजिक्स वाले क्लास में। किस बेसिस पे? टाइम। तो टाइम भी आपका क्या कहलाएगा? क्वांटिटी कहलाएगा। और वो क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं और नंबर में बता सकते हैं कि ये चीज़ इतना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे स्पीड हुआ, टेम्परेचर हुआ, करंट हुआ, करंट को आप लोग कितना मापे होंगे? 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, I = Q/T करके, ठीक है। फोर्स हुआ, एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, ये सारी और बहुत सारी है, लेकिन नॉर्मल समझिए वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं और नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नंबर में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है? जैसे वॉल्यूम मापे तो माप के आप बता सकते हैं कि 50 लीटर है, तो ये नंबर में एक्सप्रेस करना हुआ, ठीक है। तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और मेजर करेंगे तो अब मेजर कर लिए तो बता तो पाएंगे कि भाई इसको माप लिया और ये कितना है, तो ये 50 लीटर है, तो मेजर कर सकते हैं, तो नंबर में तो एक्सप्रेस कर ही सकते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया होगा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी ठीक उसका उल्टा, all those quantity which cannot be measured and cannot be expressed in term of number, जिनको माप ही नहीं सकते उनको नंबर में कैसे एक्सप्रेस कर पाइएगा? क्या लव को हम आपसे कितना प्यार करते हैं या आप किसी से कितना प्यार करते हैं, क्या उसको कभी भी माप के बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। जब माप ही नहीं पाइएगा तो उसको नंबर में बता पाइएगा कभी? क्या नहीं, कि हम आपसे 9.5 kg प्यार करते हैं, ऐसा कभी बता पाइएगा? नहीं बता पाइएगा। लेकिन हम आपके लिए 9.5 kg आटा लाए, ये बता पाइएगा? तो आटा मतलब वहाँ पे किस चीज़ को मेजर किया? आटा को नहीं, आटा का जो मास है उसको मेजर किए, ठीक है। तो जिस चीज़ को मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। क्वांटिटी में भी कौन सा क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। जिसको हम लोग मेजर ही नहीं कर पाएंगे उसको कभी नंबर में बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। तो वो सारी जो क्वांटिटी है वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। जैसे लव हुआ, क्यूटनेस हुआ, एंगर हुआ, काइंडनेस हुआ। हम दयालु हैं, ठीक है। मान लीजिए एक आदमी है, भिखारी को देखा पैर हाथ नहीं है, हम उसको 100 रुपये दे दिए, ठीक है। कोई आया उसको 1 रुपया नहीं दिया और डांट दिया, हमसे क्या पैसा मांगता है? तो आप बोले रोहित भैया कितना दयालु है, वो दयालु नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया? मेरे और उस आदमी कंपैरिजन किया, किस बेसिस पे? दयालु के आधार पे। लेकिन रोहित भैया कितना दयालु है कभी आप बता पाइएगा नंबर में? नहीं बता पाइएगा, क्योंकि मेरे दयालुपन को आप कभी माप ही नहीं पाइएगा, या किसी के भी दयालुपन को, काइंडनेस को आप कभी मेजर नहीं कर पाइएगा। तो दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर, और जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको नंबर में कभी एक्सप्रेस कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आया दोनों। अब देखिए, तो हम लोग को मेनली जो पढ़ना है ना आपका फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना है, क्योंकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी का तो मेज़र कर ही नहीं सकते, तो उनका कोई काम है नहीं, ठीक है। वो बस कंपैरिजन, हाँ ये ज़्यादा प्यार करता है, ये कम प्यार करता है, लेकिन कितना प्यार करता है वो कभी नंबर में बताया नहीं जा सकता, बस कंपैरिजन किया जा सकता है। तो उनको नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उसका मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जितनी भी प्रकार की क्वांटिटी होता है, जैसे मास हुआ, एरिया हुआ, टाइम हुआ, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उन सब को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होता है उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है? 3। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको बेस क्वांटिटी भी कहते हैं। फंडामेंटल को ही क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कोई बॉडी वॉडी बनाता है ना, ठीक है, तो नॉर्मल खाने के बाद भी थोड़ा पाउडर उड़ल लेता है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट। उसी प्रकार ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बाद 2 और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको सप्लीमेंट बोलते हैं, जो इन दोनों को सपोर्ट करता है। मतलब समझ, सपोर्ट मतलब बॉडी बनाने के बाद पाउडर लेते हैं तो थोड़ा एनर्जी रहता है, तो ये सारा काम मेरा इससे हो जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत काम के लिए एक नया प्रकार का पाउडर लेना पड़ता है, नया प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी खोजा गया, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। ये भी एक्चुअली में आपका डेराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है, इसीलिए इसको अलग कैटेगरी में ही रखा गया। इसको क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो ये एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बताइए पहली बात, जो क्वांटिटी होते कितने टाइप के होते हैं? 2, एक फिजिकल, एक नॉन फिजिकल। फिजिकल जो होते हैं क्वांटिटी वो कितने टाइप्स के होते हैं? 3। फंडामेंटल या फिर बेस बोलते हैं उसको, डेराइव्ड, और तीसरा क्या होता है? सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो हर चीज़ के बारे में आप लोग को डेप्थ में पढ़ाएंगे।
अब समझिए फंडामेंटल शब्द का मतलब समझिए। फंडामेंटल फंडामेंटल को हम ऐसे हिंदी में परिभाषित करते हैं सबसे जरूरी या सबसे प्राथमिक मतलब जिन चीज़ों की ज़रूरत आपको सबसे पहले लगे उसको बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, सबसे प्राथमिक, सबसे नेसेसरी, ठीक है, एसेंशियल, बहुत सारे शब्द हैं। तो फंडामेंटल मतलब सबसे प्राथमिक, सबसे ज़रूरी। अच्छा, मान के चलिए आपको इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश का पूरा सीखना है, तो आपको सबसे पहले क्या सीखना पड़ेगा? ABCD तक ये सीखना पड़ेगा। तो ये सीखने के बाद बाकी कोई भी अगर आप वर्ड लिखिएगा, जैसे आपको लिखना है बॉय, तो BOY, इसको मिला के आप लिख सकते हैं। तो इनको हम इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल अल्फ़ाबेट। क्या बोलेगा? फंडामेंटल मतलब क्या? सबसे ज़रूरी, सबसे पहले आपको क्या सीखना पड़ेगा? ये सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल अल्फ़ाबेट। ये अगर आप नहीं सीखिएगा तो क्या आप ये लिख पाइएगा? नहीं लिख पाइएगा। ठीक है, ये चीज़ लिखने के लिए ये क्या है? BOY, इन तीनों चीज़ों को मिला के ये चीज़ बना हुआ है। ये चीज़ लिखने के लिए आपको पहले क्या सीखना पड़ेगा? फंडामेंटल मतलब इंग्लिश में ये चीज़ जो सबसे ज़रूरी है, सबसे पहले है, ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये जो 26 अल्फ़ाबेट है, इन्हीं को आगे पीछे मिला के अलग अलग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे अलग अलग वर्ड बनाए, जैसे बॉय, जैसे फंडामेंटल, ठीक है, जैसे अल्फ़ाबेट। तो ये ABC जो Z तक है, इन्हीं को आपस में मिला कर क्या बनाया जाता है? ये सारी चीज़ें बनाया जाता है। तो फंडामेंटल मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, और जिनके माध्यम से, जिनको आपस में मिलाकर नया नया वर्ड बनाया जाता है, उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल कहते हैं। जैसे आपको मैथ सीखना है तो 1 2 से लेकर आपको 0 तक सीखना पड़ेगा। 10 तक मतलब 0 से लेकर 9 तक सीखना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बच्चा लोग का देखिए, बच्चा लोग का जो इंग्लिश मीडियम का बुक होता है उसमें होता है फंडामेंटल मैथ या मेंटल मैथ भी उसको बोला जाता है। उसमें क्या सिखाया जाता है? यही 0 1 2 गुना भाग, ये सब सिखाया जाता है। तो मैथ को सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए क्या हो जाएगा? ये। तो इसको हम लोग फंडामेंटल नंबर भी बोल सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। ये चीज़ आप नहीं सीखिएगा तो क्या मैथ आप आगे सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल नंबर बोलते हैं। अब दुनिया का कोई भी नंबर आपको अगर लिखना है 420, ठीक है, तो आप 4 2 0 ऐसा करके आप लिख सकते हैं 420। ठीक है, 420 तो समझते होंगे, 420। ठीक है, तो आपको अगर 420 लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं? ये जो फंडामेंटल नंबर आपने मैथ में सीखा है उसी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। इसी का यूज करके आप क्या कर सकते हैं? इसको। तो पहली बात समझिए फंडामेंटल क्या होता है। फंडामेंटल मतलब किसी चीज़ को सीखने में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। जैसे मैथ में इनको फंडामेंटल नंबर कह सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं? फंडामेंटल अल्फ़ाबेट कह सकते हैं। ये चीज़ नहीं आएगा तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाइएगा, ये चीज़ नहीं आएगा तो आप मैथ सीख नहीं पाइएगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको BOY बॉय लिखना है तो क्या आप बॉय लिख पाएगा? आप कब लिख पाएगा? आपको बॉय लिखने के लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? फंडामेंटल अल्फ़ाबेट के पास जाना है। वहाँ से एक फंडामेंटल अल्फ़ाबेट उठाइएगा B, वहाँ से एक उठाइएगा O और वहीं से उठाइएगा Y। इन तीनों फंडामेंटल अल्फ़ाबेट को मिला के आप क्या बनाइएगा? एक नया वर्ड बनाइएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉय। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक शब्द आता है डेराइव्ड। डेराइव्ड मतलब जिसको हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अलग अलग फंडामेंटल अल्फ़ाबेट को मिलाकर जो नया वर्ड बनाया जाता है उस बनाने को ही हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड करना। क्या करना? डेराइव्ड करना। ठीक है, तो कोई भी नया वर्ड जो डेराइव्ड किया जाता है, जो बनाया जाता है, वो किन की मदद से बनाया जाता है? इन फंडामेंटल अल्फ़ाबेट की मदद से बनाया जाता है। क्या दुनिया का कोई भी वर्ड बिना फंडामेंटल वर्ड के मदद से बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, इसको हम लोग बोल सकते हैं, चूंकि हम इसको डेराइव्ड किए हैं, बनाया है, तो इसको हम बोल सकते हैं डेराइव्ड वर्ड बोल सकते हैं। और ये जो डेराइव्ड किया जाता है वो किसकी मदद से किया जाता है? तो आपको ये फंडामेंटल अल्फ़ाबेट की मदद से किया जाता है। मतलब इस चीज़ को बनाने में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको फंडामेंटल अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को लिखने में आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? आपको फंडामेंटल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको 4 लिखना है,
4। तो क्या 4 लिखने के लिए आपको किसी भी फंडामेंटल 4 के अलावा किसी भी फंडामेंटल नंबर पे आपको डिपेंड रहना पड़ेगा? नहीं, आपको 4 लिखना है तो आप 4 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। आपको उस समय किसी फंडामेंटल नंबर पे डिपेंड नहीं लिखना है। लेकिन अगर आपको लिखना है 555 तो या 560 लिखना है तो आपको 5 पे डिपेंड रहना पड़ेगा। 5 एक फंडामेंटल नंबर है, 6 एक फंडामेंटल नंबर है और 0 क्या एक फंडामेंटल। 3 फंडामेंटल नंबर को मिला के आप क्या लिख सकते हैं? 560 लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर हुआ इसको लिखने के लिए आपको 3 फंडामेंटल चीज़ों पे डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ अगर आपको 5 लिखना है तो आपको किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा? नहीं। तो हम फंडामेंटल चीज़ों को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वे चीज़ें जो किसी पे डिपेंड नहीं करती उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। क्या बी लिखने के लिए हमको किसी बी के अलावा किसी भी चीज पे डिपेंड रहना पड़ेगा? नहीं, इसलिए बी को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। 5 को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। लेकिन इस वर्ड को फंडामेंटल बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इस चीज को लिखने के लिए हमको 1 फंडामेंटल, 2 फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल पर डिपेंड रहना पड़ेगा। डिपेंड मतलब निर्भर रहना पड़ेगा। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे आपको क्या कि फंडामेंटल मतलब क्या कि वो चीजें जो किसी दूसरे चीज़ों पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। जैसे बी को लिखने के लिए किसी भी फंडामेंटल चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा? नहीं। आपको 1 लिखने के लिए किसी भी फंडामेंटल नंबर का ज़रूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको बॉय लिखने के लिए आपको 3 फंडामेंटल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। 3 फंडामेंटल चीज़ों को मिला के आपका क्या बनता है? बॉय बनता है। तो ये जो फंडामेंटल चीज़ों को मिला के बनता है ना उसको क्या बोलते हैं? डेराइव्ड बोलते हैं। बस फिजिक्स हो गया। अब देखिए पूरा फिजिक्स आपको समझना है। जिस तरीके से इंग्लिश समझने के लिए आपको ABCD Z तक की जरूरत पड़ेगा, आपको मैथ समझने के लिए 0 से लेकर 9 तक का जरूरत पड़ेगा। आगे का जितना भी इंग्लिश का वर्ड है इन फंडामेंटल अल्फ़ाबेट की मदद से ही आपस में इन सब का आपस में अलग अलग कम्बिनेशन बना के अलग अलग आपका इंग्लिश का वर्ड डेराइव किया जाएगा। इनका आपस में अलग अलग कम्बिनेशन बना के मैथ का अलग अलग नंबर डिफाइन किया जाएगा या डेराइव किया जाएगा। उसी प्रकार फिजिक्स में जितनी भी प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होती है उनमें कुछ क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। वो फंडामेंटल क्वांटिटी को निकालने के लिए किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पे आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी दुनिया की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उनको इन फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही हम लोग क्या सकते हैं? बना सकते हैं। तो जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बना सकते हैं उनको बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? डेराइव्ड। जैसे यहाँ पे ये सारे फंडामेंटल है, इसको एक एक को लिखने के लिए आपको किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको लिखने के लिए आपको इस फंडामेंटल पे डिपेंड रहने की जरूरत है। तो जिसको लिखने के लिए आपको फंडामेंटल चीज़ों पे डिपेंड रहने की जरूरत है उसको बोलते हैं डेराइव्ड। और जिसको लिखने के लिए आपको किसी भी चीज़ पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। जैसे डी लिखने के लिए आपको डी के अलावा और किसी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। डिपेंड मतलब निर्भर। बोले भैया ये नहीं कि मार्कर पे तो डिपेंड रहना पड़ेगा। भाई मार्कर का बात नहीं करें, इन सब का बात करें, ठीक है। उतने तो आप लोग बच्चे हो नहीं कि ऐसा क्वेश्चन उठाओगे, तो हम क्यों उठा रहे हैं, हटाओ। तो समझ में आ गया होगा फंडामेंटल चीज़ का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स में आता है। ये मैथ और इंग्लिश तो हो गया, फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो फंडामेंटल दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र मतलब जो किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करती, ठीक है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट मतलब क्या? जो स्वतंत्र होती है, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती, जिनको निकालने के लिए आपको किसी दूसरी चीज़ पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। भैया समझ नहीं आया? अरे मान के चलिए आपको मान के चलिए ये आपको हम बोलिए ये जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ कितना है, तो आप स्केल लीजिएगा और यहाँ से यहाँ माप के आप बता दीजिएगा लेंथ इसका है कितना? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हम इसका बोले ब्रेथ कितना है, ठीक है, तो आप ऐसे माप के बता दीजिएगा 8 सेंटीमीटर। इजीली आप उसको मेजर कर सकते हैं। लेंथ और ब्रेथ आपका क्या है? ये फंडामेंटल आपका जो क्या है? आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि लेंथ और ब्रेथ को निकालने के लिए आपको किसी दूसरे चीज़ की जरूरत नहीं है। लेंथ को आप इजीली यहाँ से मेजर कर सकते हैं, यहाँ से मेजर कर सकते हैं। लेकिन हम पूछे इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है,
तो कैसे बताएगा? तो आपको पहले लेंथ मेजर करना पड़ेगा, लेंथ पता करना पड़ेगा 12 है, आपको चौड़ाई पता करना पड़ेगा, ब्रेथ पता करना पड़ेगा 8 है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप क्या निकाल सकते हैं? इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो एरिया भी एक क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, और आपका लेंथ भी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको मेजर किया जा सकता है। लेंथ को भी हम लोग माप सकते हैं, एरिया को भी माप सकते हैं। लेकिन बताइए, आपको एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ की जरूरत पड़ी, ये दोनों आपको पता रहेगा तभी आप एरिया निकाल पाएगा। तो मतलब एरिया जो एक फिजिकल क्वांटिटी है उसको किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन लेंथ निकालने के लिए आपको किसी चीज़ पे जरूरत डिपेंड रहने की जरूरत है नहीं, आप तो स्केल से इजीली, स्केल रहेगा उसको इजीली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिनको हम आसानी से माप सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ें जिनको हम आसानी से माप सकते हैं और जिनको निकालने के लिए हमको किसी फॉर्मूला का जरूरत उस समय पड़ेगा नहीं, किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, हम स्केल से इजीली माप सकते हैं। लेकिन इसको निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। पहले लेंथ का पता रहना चाहिए, फिर ब्रेथ का पता रहना चाहिए, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो फॉर्मूला पता रहेगा फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल का मतलब समझाते हैं, जो चीज़ें किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, जैसे लेंथ किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको निकालने के लिए आप स्केल से लीजिए, माप लीजिए, इसको निकालने के लिए स्केल लीजिए, माप लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ लेंथ और ब्रेथ आपको किसी चीज़ पे डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है, बस स्केल पे स्केल लाइए और माप लीजिए। लेकिन एरिया निकालने के लिए आपको लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए, फिर दोनों को फॉर्मूला चाहिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको इन दो चीज़ों पर डिपेंड रहना पड़ेगा, ये दोनों पता रहेगा तभी आप एरिया निकाल पाइएगा। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड नहीं करती उसको फंडामेंटल बोलते हैं या बेस क्वांटिटी बोलते हैं, और जो दूसरे पे डिपेंड करती है उसको क्या बोलते हैं? आपका डेराइव्ड क्वांटिटी। सिंपल। देखिए, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, यह 7 बेस क्वांटिटी होती है। इस दुनिया में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें से 7 को जो है उसको हम लोग क्या माने हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी माने हैं। जैसे मास हुआ, सबसे बेसिक आपका मास हुआ, लेंथ हुआ, टाइम हुआ, टेम्परेचर हुआ, करंट हुआ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हुआ और लुमिनस इंटेंसिटी हुआ। ये 7 आपका क्या है? फिजिकल क्वांटिटी ही है। लेकिन इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को निकालने के लिए आपको किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको मशीन की सहायता से, कोई डिवाइस की सहायता से इजीली ही मेजर कर सकते हैं। आपको किसी दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम इसको क्या बोलते हैं? आपको ये फिजिकल क्वांटिटी को हम इस समय क्या बोलेंगे? फंडामेंटल। और आपको पता है जो बाकी का जो फिजिकल क्वांटिटी होगा उनको इनकी मदद से ही क्या कर सकते हैं? हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे ABCD आपको फंडामेंटल अल्फ़ाबेट बोले थे। ठीक है, ए लिखने के लिए आपको ए के अलावा और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर मेरा आपको वजन मापना है तो आप मेरे को तराजू पे खड़ा कर दीजिए, वजन माप लीजिए। क्या वजन मापने के लिए आपको मेरा लंबाई, चौड़ाई, समय, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो आपका जो मास है वो आपका क्या कहलाएगा? आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आ गया ना? तो लेंथ, अगर इस मार्कर का लेंथ निकालना है तो किसका, इसका वजन, समय, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगा? नहीं। तो इसका जो लेंथ स्केल से इजीली मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ आपका क्या कहलाएगा? आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, आप बोलिएगा नहीं भैया, एरिया जो होता है वो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो एरिया दिया रहेगा ना तो उसको ब्रेथ से डिवाइड करके हम लंबाई को निकाल सकते हैं इजीली। देखिए, लंबाई को निकालने के लिए आपको एरिया और ब्रेथ की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, एरिया और ब्रेथ को डिवाइड कर दीजिए तो आपका लंबाई निकल जाए। भाई उतना करने की ज़रूरत ही क्या है? जब इजीली ही तुम इसको, इसका पहले एरिया निकालो, फिर इसका ब्रेथ निकाल के डिवाइड करके लंबाई निकालने की क्या ज़रूरत है? जब इस स्केल से तुम इजीली ही क्या कर सकता है? इसकी लंबाई को मेजर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं भैया फॉर्मूला नहीं, भाई उतना करने की जरूरत ही क्यों है? हमको नीड क्यों है उसकी? जब इजीली हम स्केल से किसी भी चीज़ का लेंथ को मेजर कर सकते हो तो उसको फॉर्मूला पे लगा के फिर मेजर करने की आवश्यकता है नहीं। तो ये ध्यान से सुनना, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं, आसानी से माप सकते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब है वैसे ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम आसानी से माप सकते हैं। टाइम को इजीली घड़ी से माप सकते हैं। ठीक है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है टाइम को मापने के लिए। ठीक है, टेम्परेचर को भी इजीली थर्मामीटर से माप सकते हैं। करंट, अच्छा करंट में I इक्वल टू होता है Q/T। तो भैया देखिए ना, I निकालने के लिए आपको Q और T की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, Q मतलब आपका चार्ज और T मतलब टाइम, इन दोनों को जरूरत पड़ेगा तब आप I निकाल सकते हैं। तो ये तो इन दोनों पर डिपेंड करता है। हाँ भाई डिपेंड करता है ये, लेकिन एक्सेप्शन है। देखो एक बात बताते हैं,
फंडामेंटल क्वांटिटी में इन सातों को क्यों रखा गया? पहली बात तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, इनको आसानी से मेजर किया जा सकता है एक मशीन की सहायता से। देखो ये सारी चीज़ें किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, इनको निकालने के लिए तुम इजीली मशीन से निकाल सकते हो। करंट जो है ना, करंट जो होता है I = Q/T होता है, मतलब चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो करंट को निकालने के लिए चार्ज और टाइम की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम क्या कर सकते हो ना, तो भैया चार्ज को उस समय फंडामेंटल क्वांटिटी रखना चाहिए नहीं, तुम करंट को मशीन की सहायता से, ठीक है, एमीटर बोल के एक डिवाइस आता है, उसकी सहायता से इजीली मेजर कर सकते हो। चार्ज को मेजर करना ना मशीन की सहायता से थोड़ा हार्ड होता है एज कंपेयर टू करंट। तो वे सारी चीज़ें जिनको हम इजीली मेजर कर सकते हैं उनको भी क्या बोला गया? फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में रखा गया। तो चार्ज भले ही Q और T पे डिपेंड करता है, लेकिन चूंकि चार्ज को इजीली मेजर किया जा सकता है, आसानी से मापा जा सकता है, इसलिए चार्ज को यहाँ पे एक्सेप्शन होते हुए भी इसको कहाँ रखा गया? आपके फंडामेंटल के लिस्ट में रखा गया है। और बाकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, मोल, ठीक है, पदार्थ का परिमाप, कोई चीज़ कितना है, 1 मोल 2 मोल, वो सारी चीज़ें। फिर लुमिनस इंटेंसिटी, आपका लाइट का इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, सब कुछ आपको बताएंगे। तो ये 7 आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वही सारी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती और जिनको आसानी से हम मेजर कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, आसानी से एक सिंपल सा डिवाइस की मदद से मेजर कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बताइए फंडामेंटल क्वांटिटी कितने हैं? 7 है। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड आपको पता चल गया, डेराइव्ड मतलब जो बनाया जाता है। Those quantity which are derived from fundamental quantities are called derived quantity। वे सारी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी को ही आपस में गुना करके या डिवाइड करके बनाई जाती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? derived quantity। जैसे आपका हुआ स्पीड। स्पीड का जो फॉर्मूला है वो होता है लेंथ अपॉन टाइम। लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ आपका क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम आपका क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। इन दोनों का आपस में डिवाइड करके क्या बनाया गया? स्पीड। ये भी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके, डिवाइड या मल्टीप्लाई करके निकाला जाता है, जैसे स्पीड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे होता है ना, जैसे बी क्या है आपका? बी आपका फंडामेंटल अल्फ़ाबेट है, लेकिन BOY 3 फंडामेंटल को आपस में इस तरीके से लिख के क्या बना गया? आपको बॉय बना गया। तो ये क्या कहलाएगा? आपका डेराइव्ड वर्ड। उसी प्रकार लेंथ और टाइम आपका क्या है? दोनों ही फंडामेंटल है। 7 फंडामेंटल में ये दोनों आपका है, और इन दोनों को आपस में डिवाइड करके क्या बनाया जाता है? स्पीड बनाया जाता है। तो स्पीड जो फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में गुना करके या डिवाइड करके बनाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड मतलब बना हुआ। किन की मदद से बनाया जाता है? इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से। कैसे बनाया जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में गुना करते हैं। जैसे फोर्स आपका ये हुआ, फोर्स हुआ, आपको अभी बताएंगे। फोर्स जो होता है वो आपका क्या होता है? मास को, लेंथ को बाय में टाइम, इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में गुना करके डिवाइड करके क्या बनाया जाता है? फोर्स बनाया जाता है। तो फोर्स क्या कहलाएगा? आपका एक डेराइव्ड क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में गुना करके डिवाइड करके बनाया गया। तो वे सारी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में गुना या डिवाइड करके बनाया जाता है, निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। सिंपल। अब एक बात समझो, दुनिया में जितनी भी आपका डेराइव्ड क्वांटिटी है, वो सब क्या फंडामेंटल क्वांटिटी को ही आपस में गुना करके या डिवाइड करके बनाया जाता होगा? हाँ सही बात है। ये तो फॉर्मूला परिभाषा में ही लिखा है, डेफिनेशन में, कि जितनी भी प्रकार की आपकी डेराइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी को ही आपस में गुना करके या भागा करके बनाया जाता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या ये कि ऑल डेराइव्ड क्वांटिटी आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है उन्हीं की मदद से बाकी की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी
क्वांटिटी होती है उनको बनाया जाता है। और चूंकि उनको फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाया जाता है तो उस समय उसको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, क्योंकि दुनिया का जितना भी एटम हो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना है, और जितने भी एटम है उनको मिला के आपस में मैटर बनता है। तो दुनिया का जितना भी मैटर है, जितने भी चीज़ें तुम देख रहे हो ना, वो सब का सब किन चीज़ों से मिलकर बना है, सबसे बेसिक चीज़ है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही क्या कहते हैं, आपका फंडामेंटल पार्टिकल। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकता है कि पूरी दुनिया असल में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही मिलकर बनी है। ठीक है, पूरा दुनिया, पूरा संसार। उसी प्रकार दुनिया में जितना भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सारा का सारा किससे मिलकर बना है, यहाँ पे फिजिक्स में समझेंगे अगर, दुनिया का जितना भी फॉर्मूला आता है डेराइव्ड वाला, वो सब का सब किससे मिलकर बना होगा, उन 7 फंडामेंटल, फिजिक्स में फंडामेंटल क्या है, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दुनिया के जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी है वो सब का सब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे कुछ सवाल है आपको हम करवा दें। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे लेंथ तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये आपको समझ में आता है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, और अभी आपको हम सवाल दे रहे हैं, इसमें क्या करना है, जितना भी डेराइव्ड क्वांटिटी है उसको आपको क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में गुना या डिवाइड करके बनाए, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका जो एरिया है एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। अच्छा, लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ब्रेथ क्या है, तो लेंथ और ब्रेथ तो दोनों सेम चीज़ है, लंबाई चौड़ाई तो सेम चीज़ है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ को भी हम लोग क्या बोलें, लेंथ का जैसा ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और ब्रेथ भी एक्चुअली में क्या है, लेंथ ही तो होता है। ठीक है, तो असल में जो एरिया होता है आपको, लेंथ और ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही तो होता है ना। तो ये इन फंडामेंटल क्वांटिटी को आपस में मिला के बनाया जाता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस मतलब मान के चलो आप सेकेंड, इसके बाद वाला क्लास में, इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा उसमें यूनिट 2 में आप पढ़ेगा, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट आप जाते हैं, जिस पाथ को भी आप फॉलो करते हैं, जिस रास्ते से भी जाते हैं, उस रास्ते का जो टोटल लेंथ होता है वो आपका क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस क्या एक्चुअली में टोटल लेंथ ही तो है, एक प्रकार का लेंथ, तो असल में डिस्टेंस भी किससे बना है, लेंथ से ही बना है। डिस्टेंस है क्या, टोटल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो डिस्टेंस किस फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, असल में लेंथ ही है। ठीक है, वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो ये क्या है, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ। ब्रेथ क्या है, ब्रेथ भी तो लेंथ के ही इक्वल है ना, तीनों तो इक्वल, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, नाम अलग अलग है लेकिन सब सेम है, लंबाई चौड़ा ऊंचाई सब क्या है, सेम ही तो है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट भी क्या है, आपका लेंथ वाला ही फंडामेंटल क्वांटिटी, ये भी एक टाइप का फंडामेंटल, माने हाइट जो है, हाइट नाम है लेकिन वो भी क्या है, लेंथ ही तो है। तो असल में वॉल्यूम जो है वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब लेंथ इन तीनों को आपस में गुना करके बनाया गया है, एक ही फंडामेंटल क्वांटिटी को 3 बार गुना करके बनाया गया। तो देख सकते हो ना, जो आपका एरिया हुआ, आपका डिस्टेंस हुआ या आपका वॉल्यूम हुआ, इसको हम किस टर्म में एक्सप्रेस किया, आपके फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस किया, मतलब ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी के मदद से ही बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको यही करना है। अभी क्या करना है कि जो भी आपको हम इक्वेशन देंगे या सवाल देंगे वो किन फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाया गया है वो उसमें आपको एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, जैसे आपका स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला अगर पता है तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन डिस्टेंस क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, नहीं। तो भैया स्पीड क्या फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, पूरा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं से बना है, फंडामेंटल क्वांटिटी से नहीं बना है, क्या बना है भाई, टाइम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन डिस्टेंस तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन डिस्टेंस किससे बना है, वो तो लेंथ से ही बना है ना। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली में टोटल लेंथ को ही तो डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्टेंस को हम क्या ले सकते हैं, लेंथ और टाइम। तो देखो स्पीड भी किससे मिला है, 2 फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ और टाइम को आपस में डिवाइड करके क्या बनता है, स्पीड आपका बनता है। तो हम क्या किए, स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, और यहाँ हम आपको बताने की कोशिश करें कि दुनिया का जितना भी डेराइव्ड क्वांटिटी होता है असल में आपस में फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, 2 और करवाते हैं, उसके बाद आपको सवाल देंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
देखो ये सब पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अभी रटने का भी जरूरत नहीं है सबको। मान ली एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का जो स्ट्रेट लाइन मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, और स्ट्रेट लाइन से मिलाने के बाद जो ये लेंथ होगा ना, ये जो स्ट्रेट लेंथ होगा ना, इसी को यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने के लिए जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ होता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए ऐसे भी घुर के जा सकता है, लेकिन सबसे छोटा वाला रास्ता क्या होगा, ये। तो शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो असल में डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ का ही तो बात किया जा रहा है ना। तो डिस्प्लेसमेंट किस फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है, लेंथ से बना हुआ है। कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में है क्या, शॉर्टेस्ट लेंथ ही तो है, सबसे छोटा लेंथ ही तो है। तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या कहलाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट एक डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाएगा जो किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, लेंथ से ही बना हुआ है। ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भैया वेलोसिटी तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से नहीं बना है भाई, इसको और तोड़ो, डिस्प्लेसमेंट किससे बना है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में लेंथ ही तो है, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट आपका पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट यहाँ से यहाँ का सबसे छोटा दूरी, और छोटा दूरी को ही क्या बोलते हैं, छोटा दूरी है मतलब एक प्रकार का दूरी है मतलब क्या है, लेंथ है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना, और टाइम तो फंडामेंटल है। तो एक्चुअली में वेलोसिटी भी किससे मिलकर बना है, आपका लेंथ बाय टाइम। लेंथ और टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उन्हीं को आपस में डिवाइड करके क्या बनता है, वेलोसिटी बनता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कि दुनिया का सारा जो डेराइव्ड क्वांटिटी है वो किससे मिलकर बना, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर बना है। एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका हम बता दें, दो आपको हम हो सके तो करने के लिए दे देंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका फॉर्मूला याद रखेगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। असल में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, लेकिन अभी आप लोग ये टॉपिक के लिए आप वेलोसिटी बाय टाइम कर सकते हैं। तो भैया एक्सेलरेशन जो है वो क्या है आपका, वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम तो फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो क्या एक्सेलरेशन जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से पूरी तरीके से मिलकर नहीं बना है क्या, वो डेराइव्ड और फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। भाई रुको, थोड़ा सब्र करो। वेलोसिटी किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, लेंथ। वेलोसिटी तो लेंथ और टाइम से मिलकर बना है ना, तो वेलोसिटी लेंथ और टाइम से मिलकर बना है, और नीचे में क्या है, फिर एक टाइम है, और नीचे में इस टाइम के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, लेंथ बाय में ये टाइम और टाइम गुना होकर क्या हो जाएगा, टाइम स्क्वायर। तो असल में एक्सेलरेशन भी जो है वो भी लेंथ और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटी को इस तरीके से लिखकर बनाया जाता है। तो आप लोग को एक्सेलरेशन भी समझ, इस तरीके से आपको क्या करना है, जितनी भी डेराइव्ड क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस करना है। इसको आप लोग कर लीजिएगा और हमको कमेंट में बताइएगा। इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपको पता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन को क्या करना है, आपको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा जो फोर्स है किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको रटना नहीं, कॉपी में बस याद रखेगा। हम एक याद रखने मतलब कॉपी में लिख लीजिएगा, हम एक एक चीज़ आपको डेराइव कराएंगे, प्रूव करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये 10 सवाल आज कराया। ये 2 सवाल आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए, ये किसका है, मोमेंटम का है, और ऊपर वाला किसका है, आपका फोर्स का है। आपको बस एक्सप्रेस करना है कि मोमेंटम जो है वो किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बना है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, ये लंबा क्लास रहा, आप बताइएगा कि इस तरीके से लंबे क्लास से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाले, ठीक है, उस तरीके से आप रिव्यू दीजिएगा, हम लोग उस तरीके से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो रहेगा हम लोग का वो यूनिट रहेगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है या डेराइव्ड क्वांटिटी का जो यूनिट होता है कैसे निकाला जाता है। यूनिट एक्चुअली में होता क्या, देखिए मेरा फिजिक्स पढ़ाने का बस एक ही मोटिव है कि बच्चों को उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, उसके ये नहीं कि सवाल करा दिए 4 को 5 को सवाल करा दिए, ऐसा मेरा नहीं है। ठीक है, ऐसा हम ना फिजिक्स पढ़े हैं ना हम पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरा बस कॉन्सेप्ट यही है, मेरा सिंपल तरीका है कि बच्चों को एटलीस्ट उस चीज़ का मतलब समझ में आया, उस चीज़ को रियल लाइफ में वो कभी एक्सप्लेन कर पाया, किसी को समझ पाया। ठीक है,
तो मेरा इसी तरीके का पढ़ाने का तरीका रहेगा, आप लोग बता दीजिएगा इसी तरीके से लंबा लंबा वीडियो में कॉन्सेप्ट आपको समझाया या नहीं समझाया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दोनों का आंसर आप लोग कमेंट में आप लोग ये कर सकते हैं, ठीक है, या माध्यमिक पाठशाला ऐप में आपका जो ग्रुप है वहाँ पर भी आप आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो आज के लिए हम इस क्लास को यहीं तक सीमित रखते हैं। चलिए, हम लोग के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।